Welcome you all to my channel Herald's Utopia. So we are on the page number 7. It's part number 2 of chapter number 1 of class 12th biology. So further on, let's start with the diagrams. फर्स्ट डायग्राम जो हमें दिख रहा है उसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक पोटैटो है जिसमें हमें आईज शोन है हमारी एनसीईआरटी के अंदर जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं। और ये जो आई बर्ड्स हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों की जो बर्ड्स हैं वो कौन सी वाली बर्ड्स हैं, इसका डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाता है। ये बर्ड्स जो होती हैं जो पोटैटो के अंदर हमें मिलती हैं वो होती हैं एक्सिलरी बर्ड्स। दैट्स अ इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट डायग्राम हमें दिख रहा है राइजोम ऑफ जिंजर एंड बनाना दोनों के अंदर राइजोम ही होता है। इसमें हमें एडवेंटेजेस रूट्स बड्स एंड नोड्स भी शोन है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है बल्बिल ऑफ अगेव का। द नेक्स्ट वन इज ऑफ द लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। इसमें देखिए ब्रायोफाइलम के अंदर हमें एडवेंटेजेस बर्ड्स है, पर पोटैटो के अंदर हमारी कौन सी बर्ड्स थी, एक्सिलरी बर्ड्स थी, पर हमारी जो ब्रायोफाइलम है उसमें हमें एडवेंटेजेस बर्ड्स गिवन है। नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट ऑफ वाटर हाइजेंथ। अब जो वाटर हाइजेंथ है उसे हम वाटर लिली, टेरर ऑफ बंगाल, इकॉर्निया के नाम से भी जानते हैं, जिसपे टेरर ऑफ बंगाल तो इसका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा यहीं से लिया ही जाता है। और ऑफसेट है इसका वेजिटेटिव प्रोपेगुल। अब वेजिटेटिव प्रोपेगुल क्या होता है ये हम फर्दर ऑन अपनी स्टडी करेंगे इसके बारे में। जो मेंबर है फंजाई के और एल्गी के वो यूजुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें से जो मोस्ट कॉमन जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम ज़ूस्पोर कहते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं। और कुछ और कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें और भी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम के अंदर हमें देखने को मिलता है कोनिडिया। पेनिसिलियम एक फंजाई है। हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है बर्ड्स। हाइड्रा सिलेंट्रेटा फैमिली का मेंबर है। स्पॉन्जेस में हमें देखने को मिलते हैं जम्यूल्स। While in animals and other simple organism, the term asexual is used unambiguously. यहाँ पे unambiguously का मतलब है स्पष्ट रूप से या फिर जिसमें कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता है। हमें लोगों को अच्छे से बात ये पता है कि एनिमल के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पर प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन टर्म का यूज़ करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, सकर, राइजोम, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब जो सब हैं उन सबको हम वेजिटेटिव प्रोपेगल्स कहा जाता है। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual। क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए ये प्रोसेस असेक्सुअल तो हुई, पर इसको हम क्योंकि प्लांट्स में हो रही है इसलिए हमें असेक्सुअल ना कहकर हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर In some organisms, if the body break into distinct pieces, fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring is Hydra। Hydra के अंदर एंड प्लेनेरिया के अंदर तो हम यूजुअली रीजनरेशन टर्म का यूज़ करते हैं, पर प्लेनेरिया में भी सेम चीज़ ही होती है कि वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और देन उसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स को वो वैसे प्रोड्यूस करता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कॉर्च ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे मैंने अभी आपको पिछले पेज पे बताया, टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइजेंथ को ही कहते हैं, जिसकी वजह से जिसने बहुत डिस्ट्रेस एंड डिज़ास्टर क्रिएट करके रखा है हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है कि हम कैसे अब उसकी स्प्रेड को होने से कम करें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये अगर ये इतना प्रॉब्लमेटिक है तो हमने इसे इंडिया में लेके ही क्यों आए। अब ये बहुत इसका आंसर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इस प्लांट को हम इंडिया में लेके आए थे ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स की वजह से, क्योंकि इसके अंदर बहुत से फ्लावर उगते थे और इसकी लीव्स की जो शेप थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। इसकी वजह से हम इसे इंडिया में लेके आए थे। और वाटर हाइजेंथ से वो सिर्फ एक इन्वेसिव वीड है, उसके अलावा इसका और कोई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रोपगेट होता है वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट, इसलिए सारे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर बॉडीज़ के अंदर, जो कि फिशेस की मोर्टलिटी का बहुत बड़ा रीज़न भी है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, धेली आर कल्टिवेटेड। देखिए पोटैटो हमने देखा ट्यूबर से निकलता है और उसमें कौन सी बर्ड्स होती हैं बच्चों,
ब्रायोफाइलम में हमें दिखी थी एडवेंटिजियस बड्स, पर पोटैटो के अंदर होती है एक्सिलरी बड्स। शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया, दहलिया में होती है एनुलेटेड रूट, बनाना जिंजर में होते हैं राइजोम, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पेज पे बताया था। Have you seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber from the rhizomes of banana and ginger? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ही यही है कि जो भी किसी भी पार्ट से कोई भी जो उनका पार्ट जो एक नए ऑर्गेनिज्म को या फिर नए एक और उनके क्लोन को जो बर्थ दे दे वो एक वेजिटेटिव प्रोपोगल होता है। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet in the observed listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plants. हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर वो नोड्स में से ही निकल रहे हैं। जितने भी नए नए जो उनके जो क्लोन्स जो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनके नोड्स में से ही हो रहे हैं। बट द नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द डैम्प सॉइल और वाटर, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। और जब ये नोड जब कॉन्टैक्ट में आते हैं गीली मिट्टी के, वार्म एरिया के या फिर फेवरेबल कंडीशंस के, तो वो नए प्लांट्स को या नए प्लांटलेट्स को जर्मिनेट करने लग जाते हैं। Similarly, adventitious buds arise from the noches present at margins of the leaves of biophyllum. Biophyllum के अंदर भी हमने देखा adventitious buds होती हैं जो कि लीफ के नोचेस में से निकल रही हैं। This ability is fully exploited by gardeners and farmers for the commercial propagation of such plants. Vegetative propagation से तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि इसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन करवाने का, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करवाने का कोई झंझट ही नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है प्लांट के किसी भी पार्ट से, तो फिर ये फार्मर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रूव होता है। It is interesting to note that asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization, like algae and fungi, and that shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse conditions. सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपल लोग सिंपल बातें, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो फंजाई हैं वो सब मोस्टली अडॉप्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट क्या ये कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पर अब कौन सी कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे? वो जब उनकी कंडीशन बहुत ही एडवर्स होने लग जाती है, जब उनके सर्वाइवल पे जब बात आ जाती है, तब उनको परफॉर्म करना पड़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने का क्या फ़ायदा होगा? इसका आंसर है इट गिव्स बेटर ऑफस्प्रिंग्स बाय प्रोड्यूसिंग हेटेरोजेनस स्पीशीज विच वुड बी बेटर टू सस्टेन, डिफेंड, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। जैसे ही जीन में वेरिएशन आएगा वैसे ही उनकी अडेप्टेबिलिटी में भी दोनों और चांसेस मिलेंगे। उनकी जीन्स में वेरिएशन आएगा, उनकी फिटनेस बढ़ेगी। यहाँ पे फिटनेस का मतलब डार्विन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन से है कि कौन ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक पाता है, जिसकी स्पीशीज लंबे टाइम तक टिक पाती है। तो उसके लिए अपने आप को टिकाए रखने पाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उन लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। Asexual vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. अब एंटी वाले इस पे क्वेश्चन ज़रूर बना सकते हैं कि asexual vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. हायर प्लांट्स दोनों शो करता है, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। जैसे कि हम इतने टाइम से हमारी एनसीईआरटी में बता रही थी कि जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। पर यहाँ पे तो हायर प्लांट्स भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ। पर ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलती है, क्योंकि भाई उनको असेक्सुअल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग सेक्सुअल करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction involves the formation of male and female gametes, either by the same individual or by the different individuals of the opposite sex. Sexual reproduction में इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट का। दो गैमेट बनने चाहिए, या तो वो सेम बॉडी बनाए या तो फिर दो अपोजिट सेक्स की बॉडीज भी बना सकती हैं। ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट डेवलप होके बाद में एम्ब्रायो बनाता है, एम्ब्रायो बाद में डेवलप होकर एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट का, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग को जो प्रोड्यूस करती है वो टोटली आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, ना जेनेटिकल आइडेंटिकल हो सकते हैं, ना मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल हो सकते हैं टू देयर पेरेंट्स। A study of diverse organisms, plants, animals, or fungi showed that they though differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. एक स्टडी हमें बताती है
कि प्लांट्स, एनिमल और फंजाई चाहे कितने भी डिफरेंट हो जाएं अपने बाहर के दिखावे में, उनके इंटरनल फंक्शन के अंदर, पर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सब सेम, उन सब का जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उसके जो स्टेप्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। सबसे पहले जो अब सीधा तो हमारी लाइफ के अंदर सेक्सुअल फेज नहीं आ जाएगी। पहले हमारी लाइफ में सबसे पहले आती है जुवेनाइल फेज, उसके बाद में आती है हमारी सेक्सुअल फेज, एंड देन एंड में आती है हमारी सीमनिसेंट फेज। जो पीरियड होता है ग्रोथ का, जो पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इसको वेजिटेटिव फेज भी बोला जाता है प्लांट्स के अंदर, और ये हर प्लांट में, हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करती रहती है कि किसी प्लांट में 2 महीने की होगी, किसी में कुछ साल की होगी, किसी में कुछ दिन, और किसी में कुछ महीने की होगी। जब ये जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज जब एंड हो जाती है तो वो बिगनिंग करती है रिप्रोडक्टिव फेज की। पर हम कुछ हमारे एनिमल्स के अंदर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होने से प्यूबर्टी आती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसमें हमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। तो देखिए मैरीगोल्ड, राइस एंड व्हीट तो एनुअल फ्लावर्स हैं, एनुअल प्लांट्स हैं, तो ये कुछ विद इन 3 months 4 months के अंदर, विद इन 6 months के स्पेन के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटरफ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर। तो अब जो प्लांट्स एक बार से ज़्यादा बार फ्लावर करते हैं, जो एनुअल नहीं है, तो हम उनके इंटरफ्लावरिंग पीरियड को क्या कहेंगे, हम जुवेनाइल कहेंगे या मैच्योर कहेंगे, आप ही बताइए। हम उस पीरियड को कहेंगे मैच्योर फेज, क्योंकि ऑलरेडी फ्लावरिंग तो हो गई है, जुवेनाइल फेज तो हमने क्रॉस कर ही लिया है, तभी हम सेक्सुअल फेज में पहुंचे हैं ना, तो मैच्योर फेज होती है वो वाली। प्लांट्स, एनुअल एंड द बाइनियल टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेजेस। जो प्लांट्स होते हैं एनुअल एंड बाइनियल, ठीक है, वो एकदम क्लियर कट हमें डिफरेंसेस शो हमें देखने को मिलता है उसमें, इन तीनों फेजेस के अंदर। सीधा तीनों फेजेस कौन सी है बच्चों, फर्स्ट फेज है जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, सेकंड है हमारी रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड है हमारी सीनेसेंट फेज। A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years. बैम्बू की जो स्पीशीज़ है वो फ्लावर करती है बहुत ही कम, 50 से 100 सालों के बीच में एक बार वो लोग फ्लावर करते हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स बनाते हैं और मर जाते हैं। बस ये उन लोगों का लाइफ स्पैन होता है, और ऐसे ये लोग वर्क करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि सीनेसेंट, रिप्रोडक्टिव एंड जुवेनाइल फेज बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमें दिखती है एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स के अंदर, बट जो टाइप्स होते हैं पेरिनियल स्पीशीज जो होती हैं उनके अंदर इन तीनों फेजेस का डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में दोनों में एकदम ये फेजेस तीनों क्लियरली दिखती हैं, और किस में डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल होता है पेरिनियल फेज के अंदर, और क्लियर कट डिवीजन हमें दिखता है एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स के अंदर। बैम्बू स्पीशीज़ का एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, जो फ्लावर करते हैं 50 to 100 ईयर्स में एक बार, बहुत सारे फ्लावर्स बनाएंगे, फ्रूट्स बनाएंगे, और उसका उन लोगों की डेथ हो जाती है। उसके साथ ही एक और प्लांट्स का नाम है नीला कुरंजी, स्ट्रोबैलेंथस कुंथियाना, जो कि फ्लावर करता है 12 सालों में सिर्फ एक बार। इसे नीला कुरंजी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि सितंबर-अक्टूबर 2006 के अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग हमें देखने को मिली थी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में। जो देखने को मिलता ब्लू कलर की एकदम वास्ट फील्ड्स हो गई थी, वहाँ के माउंटेन्स एकदम ब्लू ब्लू दिखने लग गए थे। क्यों ब्लू दिख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रोबैलेंथस कुंथियाना ग्रो करने लग गया था, और बहुत सारी मात्रा में ग्रो करने लग गया था। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि एनिमल फेज के अंदर रिप्रोडक्शन फेज के साथ में आते हैं कुछ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जैसे जो बच्चे टीनेज में होंगे, आप लोगों को तो चीज़ पता ही होगा कि कौन कौन से प्यूबर्टी में चेंजेस आते ही हैं, वो लोग सब आप एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। अब जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जैसे कि हमारा जुवेनाइल फेज था वो भी वेरी करता था पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वैसे ही सेम रिप्रोडक्टिव फेज भी कितने टाइम तक रहेगा वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। Among animals, for example, birds, do they lay eggs all through the year, or is it a seasonal phenomena? What about other animals like frogs and lizards? कि हम देखेंगे कि यार हम लोग तो भाई जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे उन लोग जानते होंगे कि यार हम तो संडे हो या मंडे रोज़ खाओ मंडे। तो फिर बर्ड्स अगर सीजनली अगर एग देते हैं तो हम रोज़ हमें कैसे मार्केट में सप्लाई होती है एग्स की? तो ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं हम। कैप्टिविटी के अंदर जो बर्ड्स होते हैं उन्हें हम हार्मोन्स देते हैं, उन्हें हम ऐसे मेडिसिन, ऐसा कुछ भी हम उनको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसकी वजह से उनको
डेली एक्स को ले करना ही पड़ता है, एक्स हमें देना ही पड़ता है। एक्चुअली वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन है, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। The females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and egg reducts as well as hormones during the reproductive phases. जो प्लेसेंटल मैमल्स होती हैं जिनके अंदर प्लासेंटा बनता है वो एग्जिबिट करती हैं साइक्लिक चेंजेस। हम रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे प्यूबर्टी में होंगे उनको पता होगा कि वुमेन गर्ल्स के अंदर आती है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन होता है जिसमें कि हमें ब्लीडिंग होती है। अब जो नॉन प्राइमेट होते हैं जैसे कि काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उस वाली साइकिल को, जो साइकिल जो होती हैं उन सारे एनिमल्स के अंदर सीजनल साइकिल को हम बोलते हैं इस्ट्रस साइकिल। पर जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स कौन कौन से हैं? प्राइमेट्स हैं मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। उन सब के अंदर साइकिल होती है, उसको हम बोलते हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल। तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, बताइए हमें कौन साइकिल होगी, इस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल? Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders. अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ अपने सीजन के अंदर ही ब्रीड करते हैं, वो पूरे होल ईयर 365 डेज 24/7 वो ब्रीड करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। बट जो मैमल्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ही रहते हैं, वो जब चाहे तब रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं। उनको हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स भी कहते हैं। जो सीजन वाइज ब्रीड करते हैं उन्हें हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, और जो अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव फेज में जो हमें कभी भी ब्रीड कर सकते हैं उसे हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स कहते हैं। अब जब नेक्स्ट फेज आता है हमारा सीनेसेंट फेज, अब हम बूढ़े होने लगे हैं, ऑब्वियसली बात है रिप्रोडक्टिव फेज की अब एंडिंग आने लगी है। But the end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age. अब जैसे ही हमारी reproductive phase end पे आएगी वैसे ही हमारे अंदर चेंजेस आने लगेंगे, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो होने लगेगा, हमारे जो न्यूरॉन जो सेल्स हैं वो वीक पड़ने लगेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। तो ये सारे कंकमिटेंट चेंजेस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं सीनेसेंट फेज के साथ में ही। अब कंकमिटेंट का क्या मतलब है? फिनोमिना नेचुरली फॉलो समथिंग, मतलब बुढ़ापे के साथ में ही ये चेंजेस आते हैं। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस। चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल, हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं यार हमें बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा बनाने के लिए। जो इंटरेक्शन होता है हार्मोन का एंड कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर का, वही तो रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। एंड जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होती है वो ही एसोसिएटेड होती है बिहेवियर एक्सप्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म के साथ में ही। इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? 3 तरह के इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इवेंट होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, और थर्ड होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हमें जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमें 2 इवेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। अब कुछ ऑर्गेनिज्म सेम गैमेट्स बनाते हैं जैसे कि आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा। आइसोगैमेट्स मतलब सेम आइडेंटिकल गैमेट्स। क्लेडोफोरा के अंदर हमें जो कि एल्गा है उसमें हमें आइसोगैमेट्स देखने को मिलेंगे। हेटेरोगैमेट मतलब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स बनाता है फ्यूकस जो कि एक एल्गी है, और हेटेरोगैमेटी हम होमो सेपियंस ह्यूमन बींग्स में हम भी दोनों 2 तरह के गैमेट बनाते हैं, एक मेल एक फीमेल। जिसमें कि जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है बट इट इज लार्जर इन साइज। On the other hand, the male gamete is smaller in size but it's motile in nature. Gametes haploid होते हैं, zygote and embryo, ऑब्वियसली बात है वो डिप्लॉइड होगा, उसके बाद उसमें meiosis होगा एंड देन वो प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स। Algae के अंदर in some algae the 2 gametes have so similar appearance that it's not possible to categorize them into male and female gametes. They are hence called homogametes और isogametes भी हम उसे कहते हैं। Algae के अंदर मोस्ट ऑफ द एल्गी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो गैमेट्स हैं वो इतने एक दूसरे के इतना ज़्यादा सिमिलर हैं कि उन दोनों में हम डिफरेंस ही नहीं देख पाते हैं। बट मेजॉरिटी जो होती है जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो 2 तरह के गैमेट ही, जो मॉर्फोलॉजिकली जो 2 डिफरेंट तरह के गैमेट ही वो प्रोड्यूस करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स उसको हम हेटेरोगैमेट्स कह देते हैं, जिसमें कि मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजोइट और स्पर्म, और फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एग और ओवम।
अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स. जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम ऑर्गेनिज्म में देखते हैं वो 2 गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू. बट क्या ये बात हमेशा सही है? ये बात हमेशा सही नहीं है. इसके एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं अर्थवॉर्म को, लीचेस को, स्पॉन्जेस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट बाइसेक्सुअल. प्लांट्स के अंदर तो दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक साथ हो ही सकते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल. और डिफरेंट अगर वो दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं, एक ही प्लांट में दोनों नहीं होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट. ध्यान रखिए बच्चों, इट इज़ अ यूनिसेक्सुअल प्लांट. इस प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स है तो वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, या फिर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है तो वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है. और जैसे कुछ फंजाइन प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर दोनों होते हैं, मेल भी है फीमेल भी है, तो या तो अगर वो फंजाई है तो हम बोलेंगे होमोथेलिक, और अगर प्लांट्स की बात है या फिर और किसी ऑर्गेनिज्म की बात है तो हम बोलेंगे मोनोशियस. ठीक है, जिसमें कि दोनों हो, मेल और फीमेल दोनों हो तो हम बोलेंगे मोनोशियस. पर अगर वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में लाए कर रहे हैं, मेल अलग है फीमेल अलग प्लांट में है, तो वो होगा हेटेरोथेलिक और डायोशियस. इफ अ प्लांट इज डायोशियस तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो फीमेल पेरेंट अलग है, मेल पेरेंट अलग है, और वो दोनों अलग अलग बॉडीज के अंदर हैं, वो दोनों सेम ही बॉडी के अंदर लाए नहीं कर रहे हैं. फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो यूनिसेक्सुअल जो मेल फ्लावर होता है उसे हम स्टेमिनेट कहते हैं, और जो यूनिसेक्सुअल जो फीमेल फ्लावर होता है उसे हम पिस्टिलेट कह देते हैं. In some flowering plants, both male and female flowers are maybe present on the same individual monoecious or on separate individual dioecious. Some examples of monoecious plants are cucurbit and coconuts हो गए, वो monoecious हैं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों सेम ही प्लांट के अंदर लाए करते हैं. तो कौन कौन से दोनों एग्जाम्पल है? कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मोनोशियस प्लांट्स. ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है डायोशियस प्लांट्स का, पपाया एंड डेट पाम. अब पपाया एंड डेट पाम है भैया, डायोशियस प्लांट्स हैं, ये अपने अलग अलग रहना पसंद करते हैं, ये लिविंग रिलेशनशिप में पे रहना पसंद नहीं करते हैं, ये अपने अलग अलग रहते हैं. इस चीज़ को आप ऐसे याद कर सकते हैं. बट वॉट अबाउट एनिमल्स? अब एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं? आइए हम देखते हैं. अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच, ये टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं बाइसेक्सुअल एनिमल के जिसके अंदर दोनों होता है, मेल भी आपको ऑर्गन मिलेगा, फीमेल ऑर्गन भी मिलेगा. ये दोनों गैमेट सेम ही बॉडी बनाती है. और इन सारे एनिमल्स को, इन सारे बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं. जो दूसरा एग्जांपल हमें देखे कॉकरोच. स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट नंबर 3. इफ यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट एंड शेयर. बाय बाय.